बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मलक आफ्ताब साहब हैं और उनके साथ एज यूजुअल मेरे साथ चौधरी अमजद रब्बानी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं और प्रोग्राम का आगाज मैं मलक साहब आपसे ही करूंगा। पहले तो सर थोड़ा सा बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं। इससे पहले आपने कुछ पेशीनगोइयां की थी पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालत पर। आप क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल कैसा होगा? पहले हम माजी पर बात कर लेते हैं, फिर आप हाल पर और फिर मुस्तकबिल पर बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? इससे पहले आपने मुआशत के मुतल्लिक क्या क्या वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी? जी जी, असद काजी साहब, आप यकीनी तौर पे कोविड के दिनों की बात कर रहे हैं, जब मेरे पास काफी अच्छा टाइम था। और ये वो टाइम था जब हमारे पास और करने को कुछ नहीं था सिवाय अच्छी बातें करते थे। और फिजा बहुत अच्छी थी और हर आदमी बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल रहा था, क्योंकि मौत का हर एक को डर था, खौफ था। और इस वजह से दिल की अथाह गहराइयों से दूसरे को खंदा पेशानी के साथ पेश आते थे और अच्छी बातें करती थी और ख्यालात भी बहुत अच्छे आते थे। तो उस दौर में मुझे भी काम करने का मौका मिला, उसमें मैंने रिवैम्पिंग पे काम किया। रिवैम्पिंग क्या है? बेसिकली कुछ चीजें, चूंकि मेरा जो प्रीवियस सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन है, वो पॉलिटिकल साइंस में है और जो मास्टर्स किया वो इकोनॉमिक्स में किया। तो इसकी वजह से मैं अभी भी अपने आप को तालिब इल्म में सियासियात और तालिब इल्म में मुआशियात समझता हूँ। ये अलग बात है कि मैं सियासियात पे बात बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मुआशियात के हवाले से, चूंकि अभी भी मैं फाइनेंशियल सेक्टर से वाबस्ता हूँ, तो इस चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखता हूँ। मुझे याद है कि उस इंटरव्यू में जो रिवैम्पिंग था, उस दौर में मैंने बात की कि आने वाला वक्त जो है 2024-25 में जब हम पहुंचेंगे तो इंटायरली, क्योंकि ये 2020 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि इंटायरली जो है चीजें काफी चेंज हो जाएंगी। आने वाला वक्त जो कि उस वक्त कोरोना का वक्त है, कोविड का वक्त है, उस वक्त में और आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा तब्दीली होगी। उस वक्त मैंने ये बताया कि आने वाले वक्तों में जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, स्टोर्स नहीं होंगे, लेकिन जो स्टोर का मालिक होगा वो एक नौजवान होगा, कम उम्र होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। इंडस्ट्री काफी चेंज हो जाएगी और आने वाले वक्तों में जो है वो नौजवान जो कि सिर्फ और सिर्फ मईशत को डिफरेंट अंदाज में हैंडल करेगा और कोई दुकान नहीं होगी, कोई आउटलेट नहीं होगा, लेकिन लोग चीजें बेच रहे होंगे। और आने वाले वक्तों में जो आज जो हमारे यहाँ शुरू हुआ वो है वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम जो है वो काफी हद तक इस तरह से पेनिट्रेट कर जाएगा इन कोविड के दिनों में कि आने वाले वक्तों में वो वर्क फ्रॉम होम चलता ही रहेगा और उसकी एक वर्क फ्रॉम होम की एक हर इंडस्ट्री के इर्द एक पैरेलल एक इंडस्ट्री खड़ी होगी और बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे। क्योंकि कंप्यूटर का ये सिर्फ ये उस वक्त ये था कि जब हम चीजों को पिछले कई सालों से इसको देख रहे थे। और उस दौर में मैंने ये भी बताया कि FMCG, जिसमें लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, नौजवान भागता दौड़ता है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है, इसके अलावा बैंकिंग की इंडस्ट्री है, और बैंकिंग के अलावा और सबसे जो टफ तरीन इंडस्ट्री वो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, और जिसमें लोग कमीशन कमाने के लिए या अपना रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं। आने वाले वक्तों में इतनी ज्यादा तब्दीली आ जाएगी कि ये लोग आज जो घर में बैठे हुए हैं, ये उस दौर की बात है कि आज जो घर में बैठे हुए हैं ये इसके आदी हो जाएंगे और घर में बैठकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। और उसमें जो आने वाली दौर में इंडस्ट्री होगी FMCG, उस बहुत ज्यादा मुतासर होगी। उसको वर्क के लिए, काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे। कंज्यूमर इंडस्ट्री मुतासर होगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री मुतासर होगी, फाइनेंशियल इंडस्ट्री मुतासर होगी। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तो ये हाल होगा कि आने वाले वक्तों में, अगर आज हम 2020 में बैठे हुए हैं, तो 2022 में जो आज ब्रांच मैनेजर एंड अबव है
अगर फर्ज किया किसी कंपनी के पास 400 लोग हैं, तो वो 2 सालों बाद यानी कि 2022 में 50% रह जाएंगे और 2024 में 25% रह जाएंगे। यानी कि अगर आज 400 मैनेजर हैं तो 2024 और 25 में, तो 25 में तो ये आलम होगा कि कोई अच्छा मैनेजर किसी कंपनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जितनी भी पाकिस्तान में सन 1947 से लेकर अब तक हम भेड़ चाल चलते रहे, हमने कंज्यूमर बने रहे, हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं बने, और उसका तो, नतीजा ये हुआ कि हमारा सारा पैसा ड्रेन हुआ है। मलिक साहब, और कोरोना के दिनों आने वाले में, वक्तों में मैंने, चले मलिक साहब 5 मिनट आपके हो गए, मैं बल्कि 6 मिनट आपको दे दिए। मेरी बात जो, मेरा सवाल जो ज़हन में आता है, आप क्या समझते हैं? कोरोना के दिनों में हमें तो एक छोटी सी क़यामत नजर आती थी, लोगों को पता था क़यामत आ जानी है, मर जाना हमने, तो चलें जिस तरह भी है गुजारा कर लें। और फिर लोगों की भागदौड़ खत्म हो गई थी, लालच, तमा और जो हसद था वो खत्म हो गया था। लेकिन उस टाइम एक लीडरशिप भी थी, एक ऐसी हुकूमत थी जिन्होंने बर वक्त कुछ इकदाम उठाए और पाकिस्तान इन बहरान, ऐसे मुआशी बहरान से निकल गया। आप क्या देख रहे हैं? आप मौजूदा हालात पर बात कर लें कि इस वक्त तो बर्बादी ही बर्बादी है। IMF से कर्ज लेकर हम ढोल बजा रहे हैं कि हमें जी कर्जा मिल रहा है, पहले मिल गया उससे हमने याशी कर ली। अब आगे क्या देख रहे हैं? मौजूदा हाल पे थोड़ी सी डिस्कशन करें। ये सवाल मुझसे कहीं किया या रब्बानी साहब से आपसे आपका सवाल? जी, अभी मौजूदा हालात में अगर आपको जैसे क्लियर नजर आ रहे हैं, हमारी मुआशी मीशत अगर पीछे देखें तो कुछ इंडिकेटर्स जो है पिछले कई माह से थोड़ा से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो मैं बात करना नहीं चाहूंगा, हमारा पॉलिटिकल फैब्रिक इस किस्म का चेंज हो चुका है और लोगों में बहुत ही ज्यादा बेचैनी है और हमारे लीडरशिप में भी बहुत ज्यादा बेचैनी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि महंगाई अभी भी कंट्रोल से बाहर है। होता यह है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसी मेकर्स तो बैठे होते हैं बड़े बड़े ऐवानों में, बड़े बड़े घरों में और मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ग्रास रूट लेवल से बैठ के जो इर्द गिर्द, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी बात करूँ तो मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात कर जाता हूँ कि आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लोग आकर उनका माइंड मेकअप करते हैं। अगर पॉलिसी मेकर पुराने वक्तों के दौर में की तरह, अच्छा ये पॉलिसी मेकर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं मुईशत की बात कर रहा हूं, मैं हर पहलू की बात कर रहा हूं, जो पॉलिसी मेकर है, अगर वो ग्रास रूट लेवल पर आए और निकले और हर बंदे से मिले, और उसके बाद देखें, पहले एक वक्त था जहां पे हमारे यहाँ होती थी अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब वो क्लासेस खत्म हो गई हैं, अब अपर क्लास है या लोअर क्लास है। तो जो लोअर क्लास में से बैठ के तजिया, जो कि हमारी पाकिस्तान की कसरत है, और बदकिस्मती से मैंने एक पिछले दिनों मैंने लिखा, एक कॉलम भी लिखा लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। 14 करोड़ के करीब हमारे पास पैरासाइट्स हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं करते। वो अगर किसी भी दिन प्रोग्राम करेंगे तो उस पर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अगर इन सब लोगों, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरी हैं, 24 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें ग्रास रूट लेवल पर मिलकर लोगों के मसले हल करके मुताबिक अगर हम प्लान बनाएंगे और हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा और लेकिन ये जो पिछली खराबी हुई है, इसको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे इसको बेहतर होने में। अभी भी मैं नहीं समझ रहा कि आने वाला वक्त। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त अगर प्राइवेट सेक्टर में लोगों को निकाला जा रहा है और सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि अब टोटली काम ऑनलाइन हो चुका है, आपने देखा उबर, क्रीम आई, टैक्सी, अब इंड्राइव है और यंगो है और है, अब वो लोग ऑनलाइन ही बंदे की वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। तो जब सब सारे काम घर बैठे हो सकते हैं तो फिर इन इदारों की क्या जरूरत है? ये LDA है हमारे यहाँ, CDA है, अथॉरिटीज हैं और सरकारी, नादरा के पास पूरा रिकॉर्ड है। आप हर चीज को इस तरह कर लें। ये जो जितनी सरकारी फौज रखी हुई है इन्होंने, तो ये तो सिर्फ मौजें कर रही है और करप्शन कर रही है, लूटमार कर रही है। तो ये तो हुक्मरानों ने पॉलिसी बनानी है, आम आदमी तो बेचारा 100 साल लगा रहेगा जैसे लगा हुआ है। देखिए, आम आदमी को अभी हमें पता चल चुका,
कि आपको 76 ईयर्स में हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो हमें इंडिविजुअल बेसिस पे अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपनी औलादों को बेहतर करना चाहिए। अब आप ये देखें कि हमारे पास जब कुछ नहीं था, जो भी 22 साल का नौजवान है, मुझे दुख हुआ उस वक्त जब मैं एयरपोर्ट में अपनी एक माँ को, अपनी माँ की इकलौती औलाद को, जब वो एयरपोर्ट से रुखसत हुआ और उसने कहा जा पुत्र मेरे, तू चला जा, तू अपनी जान बचा ले, इकलौता बेटा जिसने बेवा वाली जिंदगी बसर की है, ये आंखों देखा हाल, मैं आपकी वीडियो दिखा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। और उसने कहा कि जा पुत्र चला जा, तू अपनी जिंदगी बना ले, मैं तो तेरिया भैना ऐसी ऐसी जिमें तिमें है गुजारना आगे। तो चले मलिक मकसद ये साहब, है, प्लानिंग उसके लिए करना बड़ा आपकी जरूरी है। इजाजत से मैं जरा कारा साहब को भी साथ शामिल कर लूं। और कारा साहब, सियासत पर आप तो बात खुलकर कर सकते हैं, मुझे बताइए जो बातें अभी मलिक साहब ने कही हैं, ये हमें कुछ इस तरह लग रही जैसे कि किताब बातें हों, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर शराफिया बैठी हुई है। अभी अभी बच्चे इतने फ्रीलांसर काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उनका रोजगार तबाह कर दिए गए। अभी आप देखें सोशल मीडिया बंद है, पाबंदियां लगी हुई हैं और उस तरह इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है। मतलब वो कहते हैं कि आपके वसाइल पर हम काबज रहेंगे और फिर हम टुकड़ा टुकड़ा करके आपको देंगे, आप डायरेक्टली डॉलर नहीं कमाएं, आप पहले हमें दें और फिर हमारा दिल करेगा तो आपको वसाइल में से कुछ हिस्सा देंगे। काजी साहब, इस वक्त देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा दौर है कि आप इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही जो मुल्क है वो उसने कितनी तरक्की कर रही है। अब वो जो आईटी है वो अपनी आईटी की प्रोडक्ट को बेच रहा है और हमारे बच्चों को अभी तक एआई का पता ही नहीं है कि एआई है क्या चीज। हमने लॉन्च तो कर दी है, हमारे पास आ तो गई है, लेकिन हमारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, ना ही कोई उन्होंने स्किल्स सिखाई है बच्चों को, ना ही कोई ऐसा इदारा पैदा किया है। अब ये पुराने जो तकियानुसी जो सिस्टम था ना वो अभी तक चल रहा है और जब तक नहीं ये इसको चेंज नहीं। कारा साहब रुके, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान काबज रहे हैं ना, हुक्मरानों की गलतियां नस्लें भुगतती हैं। आपको याद मैं होगा बिल उसी गेट तरफ उसने मैं आईटी मैं सर पार्क उसी बनाना, तरफ ही सुन लेना, उसने कहा था मैं आईटी पार्क बनाना जा रहा हूँ, तो यहाँ हमारे वजीर आजम ने कहा था वो आईटी पार्क क्या होता है, और वो आईटी पार्क जाके इंडिया में बना था। तो ये खमियाजा मुश्किल वजह से भुगत रहे हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारा जो बच्चा है वो उनसे ज्यादा काबल है। आपको मौके नहीं मिले, इंडिविजुअली लगे हुए तो डॉलरों में कमा रहे हैं ना। सर, हमें ना जीनियस नहीं बनने दिया गया, हमें इवल जीनियस बना दिया गया। आप बात समझते हैं ना कि इवल जीनियस, हम इवल जीनियस हैं, हम जीनियस नहीं है। हम अगर काम करना चाहें तो पाकिस्तान दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देंगी, हमें वो इदारे ही नहीं बना के दिए गए, हमें वो टीचर ही नहीं दिए गए। हमारे ऊपर वो अशराफिया मुसल्लत है। मैंने पहले भी जब स्कूल की बात उस दिन हो रही थी तो यही बात हम कर रहे थे कि ये लोग, हम चाहते ही नहीं कि इस अवाम को शऊर आए, कि हम शऊर लेके कुछ बना सकें, कुछ कर सकें। अब देखिए पाकिस्तान में जो भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज बनाता है कि जिससे वो पाकिस्तान की कौम को फायदा होता है, वो आ जाता है सोशल मीडिया जी, उसने जनाब पानी से मोटरसाइकिल चला दी, उसने जनाब बगैर वो इंजन के वो जनाब लाइट जो है वो चूल्हा चूल्हा जला दिया। लेकिन वो बाद में बंदे किधर जाते हैं, वो उनको वो कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं बंदे, वो बाद में बंदे ही गायब हो जाते हैं, उनकी एक ही वीडियो आती है। असल में जो सबसे बड़ा सेटबैक है ना, हमारे ऊपर वही जागीरदारा निजाम, वही जो मुसल्लत किए गए अंग्रेज की तरफ से डिप्यूट किए गए लोग थे, वही अभी तक बैठे हुए हैं। वो हमें बिल्कुल नहीं निकलने देंगे इस बात से। अभी ये हमने आईएमएफ का जो आज पैकेज लिया है, हम तो जनाब बड़े इसमें पढ़ के मार रहे हैं, बड़े डंके बजा रहे हैं। अब मुझे बताएं ना कि ये किसको रिलीफ मिला है। आईएमएफ का जब पैकेज आता है ना तो मेरी तो जान चली जाती है, मुझे तो फिर वो एक तड़फड़ी लग जाती है कि यार ये तो मेरे ऊपर अजाब आ गया, ये जो पैकेज मिला है ये मेरे लिए अजाब खड़ा हो गया, ये मेरे ऊपर यार एक ये और कर्जे तो टैक्स खड़ा पड़ हुक्मरान गया। ले रहे हैं, लेकिन ये ये उतारेंगे जो तो हमारी नस्लें, ये हमारी नस्लें कर्जे उतारेंगे। बहरहाल मलिक साहब क्या कहते हैं सर, कर्जा तो ले लिया देखिए, गया है, अब कर्जा मैं कहाँ पे खर्च होगा सर? देखिए, मैं रब्बानी साहब की बात से सहमत हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज मैं समझूंगा कि आज 14 अगस्त 1947 है। जैसे रब्बानी साहब ने फरमाया कि वो पानी से गाड़ी चलाने वाला, देखें इसके लिए मैंने पूरी अच्छी वर्किंग की है और एक अदारा मैंने रजिस्टर्ड भी कराया। चूंकि मैं नौजवानों के साथ हूँ और मैं हमेशा तादम जितना भी बुजुर्ग हो जाऊंगा नौजवानों के लिए ही काम करता रहूंगा। और आइडिया उसके बिहाइंड ये है कि जितने भी लोग हैं, जैसे रब्बानी साहब ने बताया कि वो पानी से गाड़ी चलाने वाला बंदा कहाँ गया, मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है, और ये मैं अपनी बात यूं कर रहा हूँ कि नौजवानों से मिलता हूँ। अच्छा, ये नौजवानों से मिलने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं लाहौर में रहता हूँ, नहीं,
मैं पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों के पास पर्सनली विजिट करता हूँ और उनके हालात जानता हूँ। एक ऐसे इदारे की जरूरत है जो कि नए नौजवान जो कि नई इनोवेशन मार्केट के अंदर ला रहे हैं, उन इनोवेशंस को लेकर के इदारे में लेकर के आए। और मैं चाहता हूं इसके बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे काम करना चाहता हूं, प्रैक्टिकली काम करना चाहता हूं, और इसके लिए मेरा पास पूरा वर्क प्लान मौजूद है। एक इदारे को वो प्रोडक्ट लेकर के आए, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई। इसके अलावा पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस वक्त पैसा ले करके सिर्फ या तो प्रॉपर्टी पे खर्च कर रहा है या गाड़ियों में उसने लगा के पैसा फंसा के बैठा हुआ है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको वो प्रोडक्ट बताएं। प्रोडक्ट बताने के बाद उस नौजवान की और उस कंपनी वालों की डील करवाएं और उसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेकर के आए। और ये एक ऐसा आइडिया है गाड़ी बना करके, जो गाड़ी थी हमारे यहाँ तो नहीं बनी, लेकिन जापान ने गाड़ी पे वर्किंग शुरू करके उसने मार्केट कर दी है। तो अगर ये हमारे पास इदारा होता, उस नौजवान को भी अच्छा रोजगार मिल रहा होता, उस नौजवान की वजह से बहुत सारे नौजवान अपनी अपनी नई इनोवेशंस लेकर के उस इदारे में आते, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आता, सरमायादार भी आता, उसकी इंडस्ट्री लगाता, और अभी भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। अभी ये देखें जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत तेजी से लोग हमारे मुल्क से जा रहे हैं, जहाजों के जहाज भरे हुए जा रहे हैं और वहां पर जाकर के उबर और करीम चला रहे हैं, और उनको पता है कि यहाँ पे हमारा टैक्सेस तो हम अदा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, रब्बानी साहब अभी मीशत के हवाले से बात कर रहे हैं कि फर्ज किया एक आदमी जो कि अभी प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि आप काजी साहब बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी बड़ा अलमिया है हमारा, और आपको पता है आज टैक्स रिटर्न की आज 27 तारीख है, 2 दिन रह गए। अलमिया ये कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी जिसने जिंदगी के 40 साल लर्निंग में लगा दिए, जमीन से आसमान की तरफ गया और फर्ज किया उसने 10 लाख रुपए पे पहुंच गया, 8 लाख रुपए पे पहुंच गया। अब उसका जो टैक्स की रेशियो है, टैक्स की रिटर्न है, वो उसका स्लैब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा स्लैब बनता है। अब नतीजा क्या हुआ, वो 10 लाख कमाने वाला बंदा 6 लाख या 4 लाख से या 3.5 लाख कटवा लेगा, 35 से 40% है, कटवा देगा, वो कटवाता रहेगा हत्ता के रिटायरमेंट में पहुंच जाएगा। और जब ये स्लैब और उसके इनकम बढ़ेगी, स्लैब बढ़ेगा, स्लैब बढ़ते बढ़ते ये होगा कि अब वो रिटायर हो गया, इनकम बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। अब ये बताइए कि उस शख्स के पास ना तो ग्रेजुएटी है, ना उसके पास पेंशन है, हेल्थ तो इस वक्त भी वो अदा नहीं, हेल्थ से अभी भी वो उसमें इस्तेफादा नहीं हासिल कर सक रहा था। अब ग्रेजुएटी और पेंशन ना होने के बावजूद उस बंदे का 60 साल बाद क्या बनेगा, अलमिया ये है। और यही वजह है कि ये दिन में जो सवाल आते हैं उसके जवाब मुझे दें। पहली बात यह है कि जितने भी इदारे हैं, मैं आईपीओ को में जाता हूं तो आईपीओ मुझे लोगो नहीं बना के देता। मैंने एफबीआर में जाना था, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं होती, मैंने रजिस्टर करानी फर्म वो नहीं होती। और फिर ये इतनी सख्ती की हुई है, वो जी जो नॉन फॉलोअर है उसको उसका तो जीना ही दोबर कर दो। हमारे यहाँ ये जो कौम है ये सबसे ज्यादा चैरिटी देती है, लेकिन टैक्स देते हुए क्यों घबराती है? उसे पता है उसके चेहरे उसका टैक्स का पैसा चोरी हो जाना है। ये हमारे हुक्मरान ना अपनी यशियां छोड़ते हैं, ना लल्ले तलल्ले छोड़ते हैं, ना सरकारी मुलाजम अपने मराद छोड़ने को तैयार है। कुर्बानी तो गरीब आदमी, आम आदमी दे जा रहा है, वो बेचारा ग्रेडी वाला भी टैक्स दे रहा है। तो सर ये सिलसिला जो है ये रुकने वाला नहीं है, जब तक ये नहीं रुकेगा ये जो चेन चल रही है उसको रोकना पड़ेगा। बातें तो आपकी बहुत आला है, लेकिन करेगा कौन? इतनी बिजली महंगी है, मुझे सरकार मिलते हैं कहते जी हमने इंडस्ट्रियां बंद कर दी, भाई हमें कोई जरूरत नहीं है। वो गौरी जहाज है, वो अपनी एप्टमा का चेयरमैन है, वो अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके हाउसिंग सोसाइटी चला रहा है, तो हाउसिंग सोसाइटी में उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अभी हमारे पास जब ऑप्शन नहीं है सरमायादार के पास, देखिए जो मैंने थोड़ी देर पहले जैसे रब्बानी साहब की बात को आगे बढ़ाया कि अगर हमारे पास वो जो गाड़ी पानी से गाड़ी चलाने वाले को अगर हम लोग ने उसको रॉयल्टी दी होती, उसको हमने को अच्छा रोजगार दिया होता, और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई सरमायाकार ने उस पे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया होता, इस वक्त ये होता कि अभी हमें पेट्रोल की बरामद जो है हमें ना करनी पड़ती। सर उसके ऊपर हामिद मीर ने प्रोग्राम किया था, हामिद मीर ने कहा मेरे उस बंदे से राब्ता था, उसको फिर मल्टीनेशनल कंपनी ने उठा लिया। जहां हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होता है, काबल लोग उठा लिए जाते हैं क्योंकि हम मौका नहीं देते। सर मुझे बताइए, इंपोर्टेड आइटम्स का बाइकाट जारी था पाकिस्तान में, एक ही बड़ी कंपनी आई नेक्स्ट कोला, उसने अपना कंपटीशन किया और अपनी एक जगह बना ली, लेकिन उससे हमारे माफिया को तकलीफ हो गई
और वो बंदा पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है, तो भाई पाकिस्तान के अंदर कोई इतने अच्छे हालात तो नहीं है, माफिया ज्यादा ताकतवर है आम आदमी, आम बिजनेसमैन की जगह। नहीं, उसको किडनैप कर लिया गया था, उसको किडनैप कर जी लिया था, बिल्कुल, डायस्पोरा के राइट, मालिक को किडनैप कर लिया था, बकायदा बिल्कुल उसको जी, उठा लिया गया था और बता मांगा बिल्कुल गया चल था। रहा था। वो तो इसलिए सर मुझे पाकिस्तान से ना बताएं फेड कौन फेड करेगा अप हो इन गया इन है। हालात के अंदर जब कोई सिक्योरिटी नहीं है। लोग कहते हैं बाहर जाकर दुबई में, मैंने मैंने पढ़े भी मेरी बात होती है पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तानी बाहर जाकर उसने बिजनेस किया है वो अरबपति बन गया है और अमीर तरीन शख्सियात की लिस्ट में शामिल हो गया। पाकिस्तान में बनता, यहाँ मलक रियाज के साथ क्या हो रहा है आप देखें। ये चीजें तो हम हमारे सामने है ना, आपने हालात पैदा करने होते हैं। ये असल में काजी साहब जो मुल्क है ना, ये है अशराफिया का। इसमें सिर्फ 200-250 खानदान ऐसा है जिनके लिए ये मुल्क बना है। ये जो पाकिस्तान है ना, ये आप समझे कि इसमें अवाम की हुक्मरानी नहीं है, ना अवाम को कोई जवाब दे है। ये ओके बना है ओके, अशराफिया के लिए। वही 250 खानदान 500 चलिए खानदान जो प्रोग्राम का वक्त अपने खत्म हो गया। बनने मैं से चाहता पहले। हूँ मलक साहब से आखिरी सवाल कर लूं। मलक साहब, सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप पहले आप सियासी इस्तेकाम की बात कर लें या मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, या दोनों को आप मिक्स करें, मुझे जरा इसका जवाब चाहिए। देखिए, सियासी इस्तेकाम का जहां तक ताल्लुक है, जब तक हमारा चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं तो उस हवाले से बात करूंगा, जो एक्चुअल डेमोक्रेसी जब तक इस मुल्क में नहीं आएगी, जो हमारा पॉलिटिकल फैब्रिक जो हम लोगों ने बिल्कुल उसकी धज्जियां बिखेर दी हैं, उसको हमने एक्चुअल शक्ल से डिफरेंट शक्ल में लेकर के आए हैं। क्या अब गरीब आदमी, कोई नया आदमी सियासत में नहीं आ सकता? अरबपति होगा तो वो आएगा। जब तक हम लोग, मेरी बात वही है कि जब तक आम आदमी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा और आम लोगों के वोटों से आगे नहीं आएगा और असेंबली में जाकर के उनके लिए, आम लोगों के लिए बात नहीं करेगा, तो उस वक्त हमारी ये कश्ती इसी तरह ही डावाडोल रहेगी। मलक साहब, बदकिस्मती से हमारा तो वोट भी चोरी हो जाता है। इतना वोट कास्ट हुआ है, पब्लिक निकली है, आवाम निकली है। यकीनन एक फेस्टिवल के बाद लोग अब इतना राज डाल के बैठे हैं सिर्फ एक जिद के लिए और एक बंदे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए कि भाई हम आपको पसंद नहीं करते। और जो आपके साथ हुआ सही हुआ, अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान के अगर हालात इसी तरह रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आप इशून को ही करते। हमें तो कुछ बेहतरी के इम्कान नजर नहीं आ रहे। आप अगर पुर उम्मीद है तो आप बता दें आपके पास क्या हल है, फिर हम क्लोज नहीं, करते हैं। मैं मलिक साहब से एक सवाल करता हूँ। मैं मलिक साहब से एक सवाल जी करना जी, है। मलिक साहब छोड़ें सारी बातों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे जो अब जो न्यू जनरेशन है, जो इस वक्त पढ़ रही है, जो इस वक्त डिग्री और जॉब्स के लिए खड़ी है, उनका क्या बनेगा, क्या मुस्तकबिल है हमारे? क्या बच्चों को यही जो गुर्बत की जिंदगी और मायूसी की जिंदगी मिलेगी, या आपको कोई ऐसी होप नजर आती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ बेहतर होने वाला है? असल चीज बताए ना जिसके लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अभी भी हमारे पास बहुत सारे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें नौजवान को अपना ज़हन जो है तब्दील करना पड़ेगा। और आने वाले वक्तों में खास तौर पे जो एआई की अभी करंट सिचुएशन है, अभी तो हमने एआई पे, जैसे अभी आप फरमा रहे थे, हम अब उसी तरह रूशनास भी नहीं हुए, एआई से भी ज्यादा बढ़कर के चीजें आ गई हैं। तो मैं तो ये नौजवानों को कहूंगा कि आप बजाय इसके कि आप कन्वेंशनल सिस्टम पर चलें, आप जो हमारा इंटरनेट है उसको पॉजिटिव वे से यूज करें और करने के बाद जो बैनुल अक़वामी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें और उसके साथ साथ वही इल्म हासिल करें। अच्छा, वो उसके लिए जरूरी नहीं है आप पाकिस्तान से बाहर जाएं। अभी आपने कहा होप नजर आई, तो भाई मैं अपने रब्बानी साहब अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा था कि हमारा सिस्टम का क्या हुआ। ये सेट के बाबा कि ये कितने का आपने बर्गर लिया? मैंने बताया जी 450 कह रहा बाबा, ये उस वक्त 300 रुपए का डॉलर था, कि बाबा $1.5 में मैं डिनर कर रहा हूँ इस वक्त, $1.5 में, यानी कि 450 रुपए में। पाकिस्तान अभी भी काफी इकोनॉमिकल मुल्क है, लेकिन आप अपना जो ज़हन है बाबा, आप अपने ज़हन को इस तरह बनाएं कि अपनी इनकम नहीं बढ़ाएं मलक साहब, और बदकिस्मती दायरों में ये है खाएं। कि मेरे साथ लोग जो जुड़े होते हैं वो यही कहते हैं काजी साहब कहाँ डॉलर में, आप मुझे बताएंगे दूध कितने का मिलता है, गंदम कितने की, रोटी कितने की है, चावल कितने का है। तो ये वजह भी है, हमारे बाइंग पावर नहीं, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है ना, हमारी उतनी इनकम है जो डॉलर कमाने वाले हैं। बहरहाल हमारा मुआवजा उनसे नहीं बनता। आखिरी सवाल का जवाब दे दे सर, फिर हम क्लोज करते हैं। मुझे बताइए, निज़ाम तालीम हमारा इतना तकसीम हो चुका है, हर जगह अपना अपना सिलेबस है। अब जो आप एआई की बात करते हैं, अब तो मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे पंजाबी, उर्दू कोई भी जबान सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऑनलाइन बैठता हूँ,
और मैंने टाइप करना, मुझे हर चीज का रिजल्ट मिल जाना है, कैलकुलेटर मेरे हाथ में है। हमारा बच्चा शुरू होता है 5वीं तक, उसे जमा तफरीक समझाई जाती है, पहाड़े समझाए जाते हैं। वो दौर तो बहुत पुराना हो गया। अब तो हमने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, या तो फिर हम कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी लाएं, या फिर यही भेड़ चाल चलती रहे इसी निजाम के साथ, हम फिर आंखें बंद करके इसी को ऊपर ट्रस्ट करते रहें। जी, मैं इसका पहले मैंने अर्ज किया कि आने वाले वक्तों के साथ अभी जो देखिए ग्लोबलाइजेशन जो 2020 का था, ये रिवैम्पिंग यही थी कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लेके गए। उस प्रोग्राम में मैंने ये बताया कि बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी और आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, और अब हमें जदीद जो है इल्म हासिल करना है। जदीद इल्म क्या है? जो हमें देखना है कि अभी आया कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और माइक्रो नैनो जो प्रोग्राम है उसका, हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी चंद एक लोग हमारे नौजवान जानते हैं, ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा खास तौर पे आप जैसे हजरात जो कि मीडिया से वाबस्ते हैं, तो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा, बजाय इसके कि हमारा वो जो पॉलिटिकल सिस्टम, मैं तो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से टीवी नहीं देखता, न्यूज नहीं सुनता, क्योंकि वही खबर मुझे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी, मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं जो अशराफिया है उनको एक चीज बाबर कराना चाहता हूँ। मैं अशराफिया को कहना चाहता हूँ कि जरा आप मुराकबे में जाके ना रात को ये देखें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। आपको प्रोटोकॉल दिया, आपको जसीरें दी है, आपको इज्जत दी है, आपको ओहदे दिए हैं, आपको मनसब दिए हैं। आपने बदले में पाकिस्तान को क्या दिया है? आपने इसके मुआशरे को, इसके कल्चर को, इसके बच्चों को बिल्कुल ही खराब कर दिया है, बिल्कुल इंटायरली उनको मायूस कर दिया है। अब ये इनको सोचना है कि हमने क्या दोबारा लंगर खाने खोलने हैं, क्यामगाह खोलनी है, या कोई एआई के इदारे खोलने हैं जिसमें बच्चे स्किल्ड पैदा होके बेशक इदारों में काम ना करें लेकिन घर बैठ के कम से कम एक अच्छा रोजगार कमा सकें। ये कम से कम अशराफिया तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ओके कारा साहब और मलक साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी। मुझे जो यही समझ आ रही है कि जितनी तेजी से ये दौर बदल रहा है, हमें याद है नोकिया ने अपने टाइम पर एंड्रॉइड नहीं अपना फोन किया तो उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई। जो भी अपने आप को जदीद असूलों पर इस्तवार नहीं करता, उसकी फिर यकीनी मौत है। हमारे यहाँ अभी भी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में वही घसी पिटी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। अभी भी मुतालिया पाकिस्तान क्या करना, हमने पढ़ पढ़ के हिस्ट्रियां पढ़ी जा रहे हैं, फिर बाकी किताबें, और फिर इतनी इतनी मोटी किताबें मैंने देखा है रियाजी दान की। हमने रियाजी दान पढ़ना है। जदीद दौर है, आईटी की इंडस्ट्री चल रही है, उसके साथ आप बच्चों को पहली क्लासों के साथ ही ट्रेनिंग देना शुरू करें। वो सॉफ्टवेयर बनाए, जो सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर में लेके आए, जो कोई चीज बनाना चाह रहा है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, और ये जो रट्टा सिस्टम उससे निकलना चाहिए। और मैट्रिक का निजाम मुझे नहीं समझ आया, वहाँ बच्चा पढ़ 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 के पागल हो जाता है और नंबर लेता है, पता लगा था जी उसको बायोलॉजी भी है, उसको केमिस्ट्री भी है, उसको वो फिजिक्स भी है और रियाजी पढ़ना है। लेकिन कल को पता चलता है वो किसी और क्लास में जा रहा है, वो चारों उसके काम ही नहीं है। हमारे दौर में अलजबरा पढ़ाया जाता था, मुझे नहीं आता समझ उस अलजबरे का क्या फायदा हुआ। पर जदीद दौर के साथ चलना है। आपको काई साहब एक मिनट, इसके साथ नया प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर नया सेशन रखेंगे किसी हमारे मुआशियात के साथ, और फिर उसके हमारे तालीमात को भी साथ शामिल करेंगे। उससे पूछेंगे कि हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, हम उसको किस जगह पर लेके जा रहे हैं, हम उनका मुस्तकबिल क्यों दाव पे लगा चुके हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।